नमस्कार। सीमा कोशी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से तीसरा अध्याय विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन का सेकंड पार्ट। इससे पहले के वीडियो में मैं इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें हमने पढ़ा प्रमुख जनसंचार माध्यम, प्रिंट माध्यम और जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियाँ खामियाँ। प्रिंट माध्यम के बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा रेडियो के बारे में पढ़ा और रेडियो समाचार की संरचना कैसे होती है, रेडियो के लिए समाचार लेखन में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, और ये सब बातें हमने पढ़ी। अब जो हमारा अगला जनसंचार का माध्यम है टेलीविज़न के बारे में हम जानेंगे इसमें क्या बताया गया है, क्योंकि टेलीविज़न होता है दृश्य और श्रव्य साधन है, यानी कि इसको देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। क्योंकि इसमें दृश्य को देखा जाता है तो इसमें दृश्यों की अहमियत यानी उनका महत्व ज़्यादा होता है, क्योंकि दोनों ही काम इससे होते हैं। अखबार में क्या होता है, प्रिंट माध्यम में हम केवल पढ़ सकते हैं, रेडियो में केवल सुना जा सकता है, लेकिन इसमें हम सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो हमें जो समाचार की स्क्रिप्ट जो होती है लिखते समय इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपके जो शब्द हैं जो वो है पर्दे पर स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, इसलिए वो एकदम सही होने चाहिए और दृश्य के अनुकूल होने चाहिए। यानी कि जो दृश्य समाचार का दिखाया जा रहा है उसके अनुसार ही समाचार की वो हेडलाइंस या जो उसमें दिखाए जाते हैं वो होने चाहिए। और अभी तक तो हम पढ़ चुके हैं प्रिंट माध्यम, रेडियो माध्यम की लेखन के लिए क्या क्या बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये सब हम चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो टेलीविज़न है वो इन दोनों से ही बिल्कुल अलग है, यानी कि प्रिंट माध्यम से भी और रेडियो माध्यम से भी। और इसमें कम से कम शब्दों के द्वारा अधिक से अधिक खबरों को दिखाने और बताने की कला का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें शब्द कम होते हैं लेकिन दृश्य दिखाकर और दूसरी कलाओं से उसको कम शब्दों में अधिक से अधिक खबर दिखाई जा सकती है, बताई जा सकती है। इसलिए इसमें जो मुख्य है, जो इसकी शर्त होती है वो दृश्य के साथ लेखन है। इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान उसी का चीज़ का रखा जाता है कि दृश्य के साथ लेखन का वो सही संतुलन बैठना चाहिए। यानी कि कैमरे के द्वारा जो शॉट्स लिए जाते हैं जिसके आधार पर खबर बनाई जाती है और उसी आधार पर उसमें शब्द लिखे होते हैं खबरों के। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ चित्र दिया गया है और उसके साथ कौन से शब्द हैं देखिए। दूरदर्शन न्यूज़ और कोई एक निजी समाचार चैनल जैसे आज तक, एनडीटीवी, इंडिया, स्टार न्यूज़ या जी न्यूज़ आदि के रात 9 बजे के बुलेटिन एक दिन के अंतर देकर लगातार 2 सप्ताह तक देखिए। जैसे एक दिन डीडी न्यूज़ देखिए तो अगले दिन कोई निजी समाचार चैनल। दोनों के समाचार बुलेटिन के क्लेवर और प्रस्तुति की तुलना करते हुए 200 शब्दों की एक रिपोर्ट तैयार कीजिए और अपने शिक्षक के साथ कक्षा में चर्चा कीजिए। यानी कि ये बताया गया है समाचार चैनल के बारे में, आपको और अच्छी तरह समझ आए कि समाचार जो लेखन होता है वो किस तरह से किया जा सकता है। आप आजकल तो आप टीवी पर देखते ही हैं कि कितने न्यूज़ चैनल आ चुके हैं और उस पर आप उसको अलग अलग न्यूज़ चैनल्स को देखेंगे और तुलना कर सकेंगे कि कौन सा न्यूज़ चैनल किस तरह से प्रस्तुत करता है अपनी न्यूज़ को। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे कि किस तरह से संतुलन होता है शब्दों में और चित्रों में। कि जैसे मान लो आसमान के बारे में बताया जा रहा है तो आसमान की बात लिखेंगे हम। इसी तरह जैसे आप देखते हैं आजकल बिहार में और जगह पर बहुत बाढ़ आई हुई है, तो वहाँ पर बाढ़ के दृश्य को दिखाने के लिए अलग से दृश्य दिखाए जाते हैं और बाढ़ की भीषणता के बारे में बताया जाता है। तो वो दृश्य और जो खबरें हैं वो नीचे लिखा हुआ है और जो एंकर बता रहा है उनका आपस में संतुलन बैठना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। अब मान लीजिए कि किसी बिल्डिंग में आग लग गई है तो अखबार में क्या है
इसका अखबार के अंदर तो इसका इंट्रो दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे इस जगह पर करोल बाग में या लाजपत नगर में एक दुकान में आज शाम को इतने बजे आग लगी, 2 घायल हो गए, लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। इस तरह से उसका इंट्रो दिया जाएगा। लेकिन टीवी में कैसे दिखाया जाएगा इसको, क्योंकि 2 तरह से पेश की जाती है इसमें। एक तो होती है मुख्य खबर जो हेडलाइंस दी जाती है, उसमें क्या होता है जैसे आप देखते हैं कि इकट्ठी 100 खबरें दिखाई जाती हैं, उसमें तो फटाफट हेडलाइंस पढ़ दी जाती है। लेकिन आजकल तो छोटे छोटे दृश्य भी दिखा दिए जाते हैं उसमें। और एक दूसरा हिस्सा वो होता है कि जब उसको डिटेल में पढ़ा जाता है, पर्दे पर एंकर की जगह से जो है खबर के दृश्य दिखाए। जैसे कई बार होता है कि एंकर है वो लाइव रिपोर्टिंग कर रहा होता है, तो वहाँ के लाइव दृश्य दिखाए जाते हैं और स्टूडियो में बैठा एंकर उसके साथ उसको कनेक्ट करके और सारी जो न्यूज़ होती है वो टीवी पर दिखाता है। तो इसलिए अगर खबरों के प्रस्तुतिकरण के तरीकों पर अगर हम बात करना चाहें तो इसके भी कई तकनीकी पहलू हैं, यानी कि अलग अलग तकनीक है। आजकल तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुके हैं इस मामले में कि कहीं से भी लाइव दिखाया जा सकता है। स्टूडियो में बैठे बैठे न्यूज़ एंकर है वो दिखा देते हैं। और इसी प्रकार जो उदाहरण दिया जा रहा था दिल्ली में आग की खबर का, तो उसे टीवी पर किस प्रकार से किस तरीके से पेश किया जाएगा, यानी कि इंट्रो में लिखा जाएगा कि टीवी में एक एंकर सूचना पढ़ता है कि आग लग गई है, तो किस तरह से पढ़ेगा, तो आग की लपटें सबसे पहले शाम 4 बजे दिखी, फिर तेजी से फैल गई। इस तरह से वो उसको शुरुआत में पढ़ेगा। लेकिन इस खबर की इससे भी और अधिक अच्छी शुरुआत हो सकती है, लेकिन दृश्य के साथ बंधे होने की शर्त हर खबर पर लागू होगी। यानी कि जैसे जैसे वो दृश्य दिखाया जाता है उसके साथ ही वो जो बोली जाती है खबर और नीचे जो लिखा हुआ आता है उन सब का संतुलन होना चाहिए। और कई तरीके से होता है टीवी पर कोई भी जो समाचार लेखन होता है, कई तरीके से हो जाता है। आप अलग अलग टीवी चैनल्स देखते हैं तो टेलीविज़न पर खबर जो पेश करने के जो तरीके हैं उसमें धीरे धीरे आप चेंजेस भी देख रहे हैं, लगातार बदलाव आते जा रहे हैं। तो इसलिए हमें उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आगे हम इसी आधार पर समझेंगे कि टीवी की जो खबरें हैं उसके अलग अलग चरण क्या होते हैं, किस तरह से उसको दिखाया जाता है, पढ़ा जाता है। तो ये कौन कौन से चरण हैं, ये प्रश्न आ जाता है कई बार। तो टीवी की खबरों के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित है, यानी सबसे पहले सूचना देना। टीवी में भी ये सूचनाएं कई चरणों में होकर दर्शकों के पास पहुंचती हैं। अब ये चरण कौन से हैं, सबसे पहला है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, दूसरा है ड्राई एंकर, तीसरा है फोन इन, फिर है एंकर विजुअल, फिर है एंकर बाइट, लाइव, एंकर पैकेज। ये छोटे छोटे प्रश्नों में 1-2 नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप अलग से भी इनको याद करें। और बड़े क्वेश्चन में 5-6 नंबर में भी आ जाता है ये कि सारे चरण बताने पड़ते हैं उसमें, तो इसको आप ध्यान रखें। छोटे प्रश्न में भी आ जाता है और बड़े प्रश्न में भी। तो सबसे पहले फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होता है, यानी कि जो तुरंत दर्शकों तक पहुंचाई जाए। यानी सबसे पहले कोई जब बड़ी खबर फ्लैश यानी कि ब्रेकिंग न्यूज़ जिसको हम बोलते हैं वो तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है और इसे कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है। यानी कि कोई भी न्यूज़ एंकर कोई समाचार पढ़ रहा है मान लो टीवी पर, और अचानक से कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है, वो बतानी पहले ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ तत्काल दर्शकों तक पहुँचानी ज़रूरी है। तो बीच में वो अपने दूसरे समाचार छोड़कर बीच में उसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करके वो दर्शकों तक पहुंचाता है। फिर है ड्राई एंकर। ड्राई एंकर क्या होता है कि वो किसी भी खबर के बारे में जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनसे सीधे सीधे बात करता है, उनको बताता है। यानी कि जो घटना है वो कहाँ हुई, क्या हुई, कब हुई और कैसे हुई। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है, यानी ड्राई एंकर। कई बार आपने टीवी पर देखा होगा कि कोई खबर अगर एंकर बता रहा है तो कई बार दृश्य टीवी पर नहीं आते हैं। दृश्य आने से पहले वो दर्शकों को सूचना देने के लिए वो उसके बारे में कहाँ हुई, कैसे हुई घटना, इसके बारे में वो डिटेल में बताता रहता है जब तक कि
दृश्य टीवी पर नहीं दिखाए जाते। तो दूसरे रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर वो सूचनाएं आप तक पहुंचाता रहता है। कई बार आपने देखा ही होगा कि कई बार कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है, दृश्य साफ दिखाई नहीं देते या एंकर को एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देती, तो वो अपना टाइम वेस्ट न करते हुए अपना जो दर्शकों तक है पूरी खबर की डिटेल पहुंचाता रहता है। उसके बाद है फ़ोन इन। फ़ोन इन क्या होता है? यानी कि खबर को जब डिटेल में विस्तार होता है जब किसी न्यूज़ का, उसको तो एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। यानी कि रिपोर्टर जहां पर लाइव वहां पर मौजूद है वहां पर, और वहां से उसे जितनी ज़्यादा जानकारी मिलती है तो वो दर्शकों तक फ़ोन के द्वारा पहुंचाता है। यानी कि कई बार दिखाई नहीं देता है टीवी पर, हमें केवल आवाज़ सुनाई देती है कि फ़ोन के द्वारा वो वहाँ तक दर्शकों तक अपनी बात पहुँचाता है। फिर एंकर विजुअल। एंकर विजुअल क्या होता है? यानी कि जब कोई भी खबर होती है, घटना होती है, उसके दृश्य जब मिल जाते हैं तो दृश्य के आधार पर कोई भी खबर, कोई भी न्यूज़ लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है। और इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाते हैं। यानी कि पहले वो खबर की शुरुआत करता है लेकिन साथ में दृश्य भी मिल जाते हैं, तो एंकर विजुअल हो जाता है। यानी कि एंकर बोलता भी है, पढ़ता भी है और साथ में दृश्य भी दिखाए जाते हैं, तो इसको बोला जाता है एंकर विजुअल। ये यानी कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो टीवी पर दिखाई जाने वाली जो खबर है वो किन किन चरणों से होकर गुजरती है। तो ये हम पढ़ रहे हैं फ्लैश ब्रेकिंग न्यूज़ हो गया, ड्राई एंकर हो गया, फ़ोन इन हो गया, एंकर विजुअल हो गया। अब है एंकर बाइट। एंकर बाइट का क्या मतलब है? बाइट का मतलब होता है कथन। यानी कि टेलीविज़न में कोई भी जो खबर है उसकी पुष्टि करने के लिए संबंधित बाइट दिखाई जाती है। यानी किसी भी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। यानी कि कई बार होता है कि घटनास्थल पर मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया है या इस तरह का किसी ने किसी को मारा है, पीटा है, इस तरह की खबरें कई बार दिखाई जाती है। तो उसमें क्या है, आसपास जो लोग हैं, चश्मदीद गवाह है जिन्होंने वो घटना घटते हुए देखी है, तो एंकर उनसे भी बात करवाते हैं, आप टीवी पर देखते ही हैं। तो ये भी एक हिस्सा है खबर का। अब है लाइव। यानी कि लाइव का मतलब है सीधा प्रसारण घटनास्थल से। तो घटना का सीधा प्रसारण, यानी टीवी चैनल कई बार कोशिश करते हैं कि घटना को सीधे सीधे दर्शकों तक पहुंचाया जाए, तो इसके लिए वो वहां पर जहां घटनास्थल पर जो रिपोर्टर है या कैमरामैन है उनके ज़रिए वो घटना को लाइव दर्शकों तक पहुंचाती हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं आजकल सुशांत सिंह राजपूत का जो केस चल रहा है, उसमें जो भी हो रहा है वहाँ रिपोर्टर लाइव दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो आजकल तो हर घटना को लाइव पहुंचाने की कोशिश की जाती है दर्शकों तक। सब न्यूज़ चैनल में जो कंपटीशन है वो हर तरीके से अपने न्यूज़ चैनल को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है एंकर पैकेज। एंकर पैकेज क्या होता है कि इसमें किसी भी खबर को पूरी अच्छी प्रकार से संपूर्णता के साथ दिखाने का एक ज़रिया होता है पैकेज। इसमें यानी कि पूरा पैकेज जिसको हम बोलते हैं, इसमें घटना के दृश्य हैं, उस घटना से जुड़े जो लोग हैं उनके लोगों के द्वारा कही गई बातें हैं, बताई गई बातें हैं, या ग्राफिक के ज़रिए कुछ ज़रूरी सूचनाएं होती हैं, ये सब चीज़ें शामिल होती है। तो इसको इसलिए एंकर पैकेज कहा गया। यानी दृश्य भी होंगे, खबरें भी होंगी, उस घटना से जुड़े हुए लोगों से बातचीत भी दिखाई जाएगी। तो ये पूरा इसको हम बोलते हैं एंकर पैकेज। तो जो टेलीविज़न लेखन होता है इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर किया जाता है, क्योंकि इसमें ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल किया जाता है। शब्द का काम दृश्य को आगे ले जाना होता है ताकि वह दूसरे दृश्यों से जुड़ सके और उसमें जो अर्थ आ रहा है, जो मतलब निकल रहा है, उसको सामने लाना इसका उद्देश्य होता है, ताकि सारी खबरें हैं वो सभी को अच्छी प्रकार से समझ आ सके, उसका क्या मतलब है वो दर्शकों तक पहुंच सके। तो अक्सर होता है कि टीवी पर जो न्यूज़ है वो लिखने की एक प्रचलित शैली होती है।
यानी कि मान लीजिए पहला वाक्य दिया गया है, दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही ये सभा, या फिर झील में छलांग लगाते बच्चे। तो इस प्रचलित शैली में आसानी यह है कि बिना किसी कल्पनाशीलता के टीवी रिपोर्टिंग का बुनियादी अनुशासन यानी दृश्य पर लेखन निभ जाता है, लेकिन इसमें शब्दों की भूमिका बेमानी हो जाती है। दर्शक जो अपनी आंख से देख रहा है उसे दोहराने का कोई फायदा नहीं है। कोई कल्पनाशील रिपोर्टर इन्हीं दृश्यों को अपने शब्दों से ज़्यादा बड़े मायने दे सकता है। जैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही इस सभा में लोग लाए नहीं गए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं। या फिर झील में छलांग लगाते बच्चों के शॉट्स के साथ लिखा जा सकता है, इन दिनों तेज गर्मी से निजात पाने का एक तरीका ये भी है। तो इस तरह से वो बार बार अगर मान लो कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आधा अगर बोल भी देता है तो लेकिन दृश्य दिखाए जा रहे हैं, दर्शक उससे समझ जाते हैं। अगर वो पूरा दिखाई भी, जैसे अभी पढ़ा ना हमने, दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही ये सभा, आगे डॉट डॉट लगा दिया, तो ये सभा तो सामने वो दृश्य भी दिखाया जा रहा है टीवी पर, तो दर्शक देख रहे हैं उसे अपने आप ही समझ जा रहे हैं, पूरी खबर बोलने से पहले ही वो समझ जाते हैं। और इसी तरह यह गया, झील में छलांग लगाते बच्चे, डॉट 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 लगा दिया, तो उसके बाद साथ में मान लो बोली नहीं जाती खबर, लेकिन जो दृश्य दिखाए जाते हैं उसके नीचे उस लाइन को पूरा कर दिया जाता है लिखकर, यानी कि इन दिनों तेज गर्मी से निजात पाने का एक तरीका ये भी है। तो इस तरह से लिख दिया जाता है तो दर्शक अपने आप समझ जाते हैं। अब और भी एग्जाम्पल बहुत से दिए गए हैं। यहाँ पर वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन की खबर दी गई है, जैसे एक दूसरे को बधाई देने का शॉर्ट हो तो कई तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे कि वैलेंटाइन डे पर एक दूसरे को बधाई देते ये छात्र, इस तरह से उसको अधूरा छोड़ दिया जाता है, फिर दृश्य दिखा दिए जाते हैं और वो समझ जाते हैं दर्शक। दूसरा तरीका इसको किसी अर्थ से जोड़ने का है, यानी कि जैसे कि भारतीय समाज में आई इस नए चलन से लोग खुश भी हैं और दुखी भी, या फिर यह नई आधुनिकता परंपरावादियों को रास नहीं आ रही, तो इस तरह से वो लिखा जा सकता है। नीचे जैसे ऊपर दृश्य दिखाए जा रहे हैं और नीचे इस तरह से उस खबर को पूरा किया जा सकता है। लेकिन टीवी है वो सिर्फ दृश्य और शब्द नहीं होता, बीच में होती हैं ध्वनियाँ। ये तो है ही, दृश्य और शब्द तो है नहीं, बीच में उसमें ध्वनियाँ भी सुनाई देंगी आपको, यानी कि विजुअल और वॉइस ओवर के साथ दो तरह की आवाज़ें होती हैं। एक तो वे जो कथन है जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बोला जा रहा है टीवी पर, और दूसरी जो प्राकृतिक आवाज़ें यानी कि आसपास से जो आवाज़ें आती है दृश्य के साथ साथ चली आती हैं। यानी मान लो कोई घटना स्थल है जो जंगल का पर हुआ है, जहाँ पर कुछ हुआ है तो वहाँ और जानवरों की या चिड़ियों की, मेन रोड है तो गाड़ियों की आवाज़ें आएंगी। इसी तरह कोई किसी कारखाने फैक्ट्री के पास है तो वहाँ पर मशीनें चलने की आवाज़ आएंगी। तो इसको हम कहते हैं वॉइस ओवर, यानी कि विजुअल और वॉइस ओवर। विजुअल यानी कि जो दृश्य घटनास्थल पर दिखाए जा रहे हैं वहाँ की ध्वनियाँ तो होंगी ही, लोग बोल रहे हैं, लेकिन आसपास की ध्वनियाँ उसको कहते हैं वॉइस ओवर। अब टीवी के लिए खबर लिखते हुए इन दोनों तरह की आवाज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है वॉइस ओवर क्या होता है, विजुअल क्या होता है, दोनों तरह की आवाज़ों के बारे में कई बार छोटे प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। और इसमें क्या है, पहली तरह की जो यानी कि जो बाइट है, कथन है, उसका तो ध्यान रखना ही पड़ता है, जो लोगों से बातचीत करवाई जाती है। लेकिन जो अक्सर टीवी पर जो है खबर बाइट्स के आसपास ही बुनी जाती है, लेकिन ये जो काम है वो बहुत सावधानी से किया जाता है। कथनों से खबर तो बनती है, यानी जो लोग बताएंगे वहाँ पर जो घटना को देखने वाले हैं उसके बारे में बताएंगे, उससे तो खबर बनती ही है। लेकिन बाइट जो होती है किसी का बयान भर नहीं होते, जिन्हें खबर के बीच उसकी पुष्टि भर के लिए डाल दिया जाता है। वह दो वॉइस ओवर या दृश्यों का अंतराल भरने के लिए पुल का काम भी करता है, यानी कि वॉइस ओवर और दृश्य का अंतराल भरने के लिए कई बार होता आसपास की आवाज़ों को
और जो दृश्य दिखाए जा रहा है आसपास की आवाज़ें ज़्यादा ना आए, तो वहाँ लोगों से बातचीत करवाकर, घटनास्थल पर जो जुड़े लोग हैं उनसे बातचीत कराकर उसका जो दृश्य और जो वॉइस ओवर वहाँ पर आ रही है, जो पीछे से आवाज़ें दूसरी आ रही हैं, उनको भरने के लिए यानी उसको कम करने के लिए भी वो इस तरह का जो है काम करते हैं, जो बाइट होती है यानी कथन। लेकिन जो टीवी है उस पर बाइट या वॉइस ओवर नहीं होते, और भी ध्वनियाँ होती है, उन ध्वनियों से भी खबर बनती है। यानी कि किसी खबर का वॉइस ओवर लिखते हुए उसमें शॉर्ट्स के मुताबिक ध्वनियों के लिए गुंजाइश छोड़ देनी चाहिए। टीवी में ऐसी ध्वनियों को नेट या नेट साउंड यानी प्राकृतिक आवाज़ें कहते हैं, यानी वो आवाज़ें जो शूट करते हुए खुद ब खुद चली आती हैं। यानी कि कई बार होता है कोई वॉइस होती है, वो शूटिंग हो रही है दिखाए, तो वो अपने आप आवाज़ आ जाती है कोई ना कोई उसमें। जैसे कि किसी आंदोलन की खबर रिपोर्टर मान लो कर रहा है जिसमें नारे लग रहे हैं, अगर वो ये बताता है कि उसमें कई नारे लगे, उसके बाद किसी नेता की बाइट का इस्तेमाल कर लेता है, तो ये अच्छी खबर का नमूना नहीं कहलाएगा। उसे भी नारे लगते हुए दिखाना होगा और उसकी गुंजाइश अपने वॉइस ओवर में छोड़नी होगी। यानी कि उसे नारे भी दिखाने पड़ेंगे। ये नहीं है कि वो नारे लगाए गए हैं तो वो नारे नहीं दिखाता, केवल नेता की का कथन है वो दिखा देगा, तो उसे नारे भी दिखाई, गुंजाइश उसकी भी वॉइस ओवर की भी छोड़नी पड़ेगी। यानी नेता बोल रहा है तो और पीछे से नारे भी लग रहे हैं, तो दोनों ही उसको दिखाने पड़ेंगे। तो जैसे मान लो किसी क्रिकेट मैच की खबर में वॉइस ओवर खत्म होने के बाद भी कुछ देर तक मैदान में शोर चलते रहें तो दर्शक को अच्छा लगता है। यानी ऐसी खबरें लिखते हुए भाषा में बहुत सब्र की ज़रूरत होती है। रिपोर्टर सारी बातें खुद बता देना चाहते हैं, जबकि ज़्यादा बेहतर ये होता है कि दृश्य और ध्वनियाँ भी बोलें। छोटे छोटे वाक्यों और सुगठित संपादन से टीवी की अच्छी खबर खिलकर आती है। यानी कि ध्वनियाँ जो होती हैं वो भी आनी चाहिए। मान लो मैच हो रहा है तो मैच में ख़त्म हो गया है, लेकिन मैदान के अंदर और भी कुछ शॉट्स चल रहे होते हैं, कुछ चल रहा होता है, तो दर्शक उसको भी देखते हैं मैच के बाद की जो भी घटनाएं चल रही होती हैं। तो उसमें क्या होता है, सारी बातें ज़रूरी नहीं है रिपोर्टर ही बताए, दृश्यों को देखकर भी दर्शकों को समझ आ रहा है, यानी कि दृश्य भी बोलते हैं। तो ये नहीं है कि सारा कुछ रिपोर्टर ही बताएगा, दृश्य भी बताते हैं जब देखा जाता है देखकर, और छोटे छोटे वाक्य बोले और साथ में दृश्यों के द्वारा दर्शक समझ जाते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा टेलीविज़न के बारे में। उसके बाद है रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा शैली। ये भी प्रश्न बन रहा है आपका कि रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। अब किसी भी तरह का जो लेखन है उसका कोई ऐसा कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, और इसी प्रकार जो रेडियो और टीवी की पत्रकारिता है उसका भी कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। प्रयोगशीलता भाषा को भी समृद्ध करती है और माध्यम को भी। रेडियो और टीवी आम आदमी के माध्यम है। भारत जैसे विकासशील देश में उसके श्रोताओं और दर्शकों में पढ़े लिखे लोगों से निरक्षर तक और मध्य वर्ग लोगों से किसान मजदूर तक सभी हैं। इन सभी लोगों की सूचना की ज़रूरतें पूरी करना ही रेडियो और टीवी का उद्देश्य है। जाहिर है कि लोगों तक पहुंचाने का माध्यम भाषा है, और इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह सभी को आसानी से समझ में आ सके, लेकिन साथ ही भाषा के स्तर और गरिमा के साथ कोई समझौता न करना पड़े। यानी कि जो भी रेडियो और क्योंकि जो अखबार है उसको तो पढ़ने वाले केवल पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन रेडियो टेलीविज़न को अनपढ़ लोग भी सुनते हैं, तो देखते हैं, तो उनको ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि जो भाषा हर एक व्यक्ति के समझ में आ जाए, आसान भाषा का। लेकिन उसमें ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उस भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो सही ना हो। सही ना हो का मतलब कि भाषा का जो स्तर है वो गिर जाए, भाषा की गरिमा है उसके साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, भाषा का महत्व बना रहना चाहिए। और इसलिए हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम जिस भाषा का प्रयोग आपसी बोलचाल में करते हैं उसी तरह की भाषा
का इस्तेमाल रेडियो और टीवी समाचार में भी करें। यानी कि सबसे जो सरल भाषा है उसके लिखने का तरीका ये है कि वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, समझ में आने चाहिए। और जब तक हम किसी चीज़ को नहीं समझ पाएंगे तो उसे जो जटिल तरीके से लिखते हैं, अगर उसे हम ही नहीं समझ पाएंगे तो दूसरे क्या समझेंगे। इसलिए जब भी कोई समाचार खबर लिख रहे हो तो पहले उसकी कुछ बातों को ध्यान में रखना है और बाद में सोचें कि अगर आपको यह खबर अपने माता पिता, छोटी बहन और सहपाठी को बतानी होती तो कैसे बताते। यानी सभी को ध्यान में रखकर वैसी भाषा का ही प्रयोग उसमें होना चाहिए कि यानी कि हर तरह का व्यक्ति उसको पढ़ सके, दृश्यों को देख सके। तो इस तरह उसमें भाषा होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति उसको अच्छी प्रकार से पढ़े और गलत शब्दों का इस्तेमाल उसमें नहीं होना चाहिए। अब रेडियो और टीवी में जो सरल भाषा होनी चाहिए, प्रभावी भाषा होनी चाहिए और संप्रेषणीय उन्हें सभी तक समझ में आने वाली, सभी को समझ में आने वाली होनी चाहिए। और इसको जानने का बेहतर तरीका क्या है कि भाई सभी तक अच्छी प्रकार से वो बात पहुंच गई है, प्रभावी है, तो आप समाचार लिखने के बाद उसे बोल बोल कर पढ़ें। और जब पढ़ेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि भाषा में कितना प्रवाह है और उसमें पढ़ने में समाचार वाचक है, एंकर है, जो उसको कोई दिक्कत तो नहीं होगी या उसे सभी लोग आसानी से समझ तो जाएंगे। तो इस तरह से ये तरीका है जानने का कि भाषा प्रभावी है और सरल है। रेडियो और टीवी में समाचार में जो भाषा शैली है उसका जो स्तर होता है उसमें भी बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। यानी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अखबार वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कुछ शब्दों का, और लेकिन रेडियो और टीवी में उनके प्रयोग से बचा जाता है। अखबारों में तो कई बार होता है एक ही शब्द का कुछ शब्दों का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, लेकिन रेडियो और टीवी में उनके प्रयोग से बचा जाता है। जैसे निम्नलिखित, उपरोक्त, अधो हस्ताक्षरित और क्रमांक आदि शब्दों का प्रयोग इन माध्यमों में बिल्कुल मना है। क्योंकि अखबार में तो होता है ना, निम्नलिखित नीचे खबर दी जाती है या उपरोक्त कहे गए कथन में, तो टीवी और रेडियो में इस तरह से थोड़ी आता है, क्योंकि वो हम पढ़ थोड़ी रहे हैं उसको। इस तरह द्वारा शब्द के इस्तेमाल से भी बचने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इसका प्रयोग कई बार बहुत भ्रामक अर्थ देने लगता है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं दर्शक अगर इस तरह के शब्द, जैसे मान लीजिए कि पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया, इसके बजाय पुलिस ने 2 व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया, तो ज़्यादा स्पष्ट है। तो ये दोनों वाक्यों से कई बार ऊपर का जो वाक्य है उससे भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया, तो इसमें भ्रामक स्थिति उत्पन्न होती है, वाक्य कई बार समझ में नहीं आता। तो पुलिस ने 2 व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया, ये ज़्यादा स्पष्ट है। इसलिए तथा, एवं, अथवा, व, किंतु, परंतु आदि शब्दों के प्रयोग से भी बचना चाहिए और उनकी जगह और, या, लेकिन आदि शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। साफ सुथरी भाषा सरल होनी चाहिए। गैर ज़रूरी जो शब्द हैं, विशेषण हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे भाषा ज़्यादा बोझिल होने लग जाती है, कई बार समझ नहीं आती है, और बीच बीच में कोई लोकोक्ति मुहावरों का अगर प्रयोग कर लिया जाए तो उससे भाषा आकर्षक बन जाती है, इसलिए उसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन उनका प्रयोग वहीं पर किया जाए जहाँ स्वाभाविक हो, जहाँ पर वो प्रयोग हो सकता है। बार बार इस तरह हर जगह पर प्रयोग ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर वो फिट बैठता हो, नहीं तो वे भाषा का जो प्रवाह है उसको वो बाधित कर देंगे। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि भाषा शैली रेडियो टेलीविज़न की कैसी होनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, और भाषा को साफ रखने के कुछ नुस्खे भी बताए गए हैं। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, बात धैर्य के साथ कही जाए, वाक्यों में तारतम्य यानी कि वाक्य एक दूसरे के साथ है मिले हुए होने चाहिए, संतुलन होना चाहिए, कोई
अधूरा सा वाक्य, टूटता हुआ सा वाक्य नहीं लगना चाहिए कि कोई खबर अधूरी छूट गई है। इसी प्रकार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो ज़्यादा प्रचलित शब्द हों, आसानी से समझ आ जाए। और जैसे मान लो हम क्रय विक्रय शुद्ध हिंदी बोलते हैं, तो इसकी जगह हम खरीद बिक्री भी प्रयोग कर सकते हैं ताकि सभी लोग समझ सकें उसको। कई बार अनपढ़ लोग नहीं समझ पाते हैं। इसी प्रकार स्थानांतरण है, उसकी जगह तबादला, इस तरह का शब्द यूज़ किया जा सकता है। पंक्ति की जगह कतार। तो ये टीवी पर आसान माने जाते हैं ताकि सब लोग अच्छी प्रकार से इसको समझ सकें। तो वैसे शब्द जो बोलचाल के करीब हों और उसे विद्वता न झलके बल्कि उसका सहज पड़ोस दिखाई दे, यानी कि उसमें ऐसा नहीं लगना चाहिए बहुत क्लिष्ट शब्द हैं, हर एक व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हर तरह के लोग टीवी देखते हैं तो उनको समझ आनी चाहिए। तो ऐसी सरल स्पष्ट भाषा होनी चाहिए। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? प्रिंट और मुद्रित माध्यम पढ़े और जनसंचार के माध्यमों में, और हमने पढ़ा रेडियो, हमने पढ़ा टेलीविज़न, ये सब हो चुके हैं। अब है इंटरनेट। तो आजकल इंटरनेट तो हर जगह छाया हुआ है। तो इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता, इसे आप कुछ भी कह सकते हैं इनमें से। तो नई पीढ़ी के हैं तो अब आदत सी बनती जा रही है, लोग इंटरनेट है उसके आदी हो चुके हैं और इंटरनेट के बिना उनका काम ही नहीं चलता। 24 घंटे है ये सुविधा होती है। तो आजकल के बच्चों को न्यूज़पेपर या रेडियो वगैरह इस तरह का तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो वो हर घंटे 2 घंटे में उन्हें अपडेट करने की आदत लगती जा रही है, तो वो हमेशा इंटरनेट से ही जुड़े रहते हैं। तो भारत में भी जो है कंप्यूटर जानने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। छोटे छोटे बच्चे आजकल कंप्यूटर अच्छी प्रकार से इस्तेमाल कर लेते हैं, तो बढ़ती जा रही है। तो उसकी वजह क्या है कि एक झटके में आप उसमें इंटरनेट में एक बटन दबाया और जहाँ की खबरें पढ़ना चाहें वहीं की खबरें पढ़ लेंगे, तो अखबार की क्या ज़रूरत पड़ेगी। इसी प्रकार जो है दुनिया भर की जितनी भी चर्चाएं हैं, कोई पुरानी घटना देखनी है, पढ़नी है, सब इंटरनेट में मिल जाती हैं। तो यानी कि इंटरनेट है वो केवल एक क्या है, औजार का काम करता है। किस औजार का? उस औजार से आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान, व्यक्तिगत, सार्वजनिक, ये सब चीज़ों के आदान प्रदान के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंटरनेट सूचनाओं का आदान प्रदान करने का औजार तो है ही, वहीं दूसरी इसकी कमी क्या है, इससे क्या दुष्प्रभाव या क्या इससे हानियां हो सकती हैं? अश्लीलता, दुष्प्रचार, गंदगी फैलाने का भी जरिया है। यानी कि इंटरनेट पर पत्रकारिता के 2 रूप होते हैं। क्या होता है? पहला तो वो एक माध्यम या औजार के तौर पर इस्तेमाल, यानी कि खबरों के संप्रेषण के लिए हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं एक दूसरे तक खबरें पहुंचाने के लिए। और दूसरा, एक जगह से दूसरी जगह ईमेल भेजा जा सकता है, समाचार इकट्ठे किए जा सकते हैं, और खबरों के सत्यापन की पुष्टिकरण में भी इसका, यानी कि खबरें सही है या नहीं है, क्या सबूत है, वो भी उसकी पुष्टि भी की जा सकती है, रिसर्च भी की जा सकती है। और टेलीविज़न या अन्य समाचार माध्यमों में खबरों के बैकग्राउंडर तैयार करना है, किसी खबर की पृष्ठभूमि तत्काल जानने के लिए, जहां पहले ढेर सारी अखबारों की कतरनों की फाइलों को ढूंढना पड़ता था, वहीं आज चंद मिनटों में इंटरनेट विश्वव्यापी संजाल के भीतर से कोई भी बैकग्राउंडर या पृष्ठभूमि खोजी जा सकती है। यानी कि कोई पुरानी खबर है, पुरानी बात है, उसको कुछ देखना है, तो आजकल तो क्या है, सारी खबरें वगैरह सब चीज़ हैं वो इंटरनेट के द्वारा तैयार कर ली जाती है और टीवी या जो है टीवी पर या कहीं भी वो दिखाई जाती है। यानी पहले कोई खबर दिखानी होती है, पुरानी है, तो अब पुराने अखबारों की कटिंग ढूंढनी नहीं पड़ती, तुरंत इंटरनेट पर उसको सर्च किया जा सकता है। पहले क्या होता था कि टेलीप्रिंटर होते थे, उसमें 1 मिनट में 80 शब्द एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते थे, लेकिन आज तो 1 सेकंड में 56 किलोबाइट यानी कि 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। तो इंटरनेट तो आजकल सबसे तेज़ साधन हो गया है
कोई भी विचार, कोई भी घटना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। अब इंटरनेट पत्रकारिता क्या होती है? तो इंटरनेट पत्रकारिता है, उसको हम ये नहीं कह सकते कि इंटरनेट का इस्तेमाल जिसके फ़ायदों से शायद ही कोई इनकार करे, कि इंटरनेट के तो बहुत ढेर सारे फ़ायदे हैं, लाभ हैं, लेकिन इसे हम इंटरनेट पत्रकारिता नहीं कह सकते। तो इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? इंटरनेट पर अखबारों के प्रकाशन, खबरों के आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। तो यहाँ पर ये परिभाषा दी जाती है, व्हाट इज़ इंटरनेट पत्रकारिता। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में खबरों, लेखों, चर्चा, परिचर्चाओं, बहसों, फीचर, झलकियाँ, डायरियों के जरिए अपने समय की धड़कनों को महसूस करने और दर्ज करने का काम करते हैं, तो वही इंटरनेट पत्रकारिता है। आज तमाम प्रमुख अखबार पूरे के पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। कई प्रकाशन समूहों ने और कई निजी कंपनियों ने खुद को इंटरनेट पत्रकारिता से जोड़ लिया है। चूँकि यह एक अलग माध्यम है, इसलिए इस पर पत्रकारिता का तरीका भी थोड़ा अलग है, क्योंकि ये सबसे अलग हो गया। अखबार है जैसे, उससे अलग हो गए, ये सब अलग ही हैं। इसी प्रकार ये जो हमारे प्रिंट माध्यम है, अखबार हैं, रेडियो हैं, टेलीविज़न हैं, सबसे अलग हो गया है ये। इसलिए इस पर जो पत्रकारिता करने का तरीका भी अलग है। यहाँ पर ये प्रश्न आपका क्लियर हो जाता है कि इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास क्या है। इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि विश्व स्तर पर इस समय तो इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। तो पहला और दूसरा दौर क्या था? पहला दौर था 1982 से 1992 तक, और दूसरा दौर चला 1993 से 2001 तक, और अब तीसरा चल रहा है 2002 से अब तक। तो पहले क्या था? पहले चरण में क्या था? इंटरनेट की शुरुआत ही हुई थी, तो इसलिए कैसे अखबारों की उपस्थिति, सुपर इन्फॉर्मेशन हाईवे पर दर्ज हो। तब AOL यानी अमेरिका ऑनलाइन जैसी कुछ चर्चित कंपनियां सामने आई, लेकिन कुल मिलाकर यह प्रयोगों का दौर था, क्योंकि रिसर्च चल रही थी। तो सच्ची अर्थों में तो पत्रकारिता की शुरुआत 1983, इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2002 के बीच हुई। इसमें क्या हुआ कि तकनीक के स्तर पर भी इंटरनेट का ज़बरदस्त विकास हुआ। नई वेब भाषा HTML, इंटरनेट ईमेल आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड नेटस्केप नाम के ब्राउज़र आए, जिससे कि विश्वव्यापी जाल में गोते लगाए जा सकते हैं, और इंटरनेट को भी सुविधा संपन्न और तेज़ रफ्तार बना दिया। इस दौर में लगभग सभी बड़े अखबार और टेलीविज़न समूह विश्व जाल में आए। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC सहित तमाम बड़े घरानों ने अपने प्रकाशनों प्रसारणों के इंटरनेट संस्करण निकाले। दुनिया भर में इस बीच इंटरनेट का काफ़ी विस्तार हुआ। न्यू मीडिया के नाम पर .com कंपनियों का उफान आया, जिसे देखो वही इंटरनेट और .com की बात करने लगा। लोग रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देखने लगे, इसलिए जितनी तेज़ी के साथ यह उफान आया, उतनी ही तेज़ी के साथ इसका बुलबुला फूटा भी। 1996 से 2002 के बीच अकेले अमेरिका में ही 5 लाख लोगों को .com की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। विषय सामग्री और पर्याप्त आर्थिक आधार के अभाव में ज़्यादातर .com कंपनियां बंद हो गई, लेकिन यह भी सही है कि बड़े प्रकाशन समूहों ने इस दौर में भी खुद को किसी तरह जमाए रखा, क्योंकि जनसंचार के क्षेत्र में सक्रिय लोग ये जानते थे कि और चाहे जो हो, सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम के तौर पर इंटरनेट का कोई जवाब नहीं, इसलिए इसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रही। इसलिए कहा जा सकता है कि इंटरनेट पत्रकारिता का 2002 से शुरू हुआ तीसरा दौर सच्चे अर्थों में टिकाऊ हो सकता है। यानी कि तीसरा दौर ये बहुत टिकाऊ है कि तीसरे दौर में तो इतना ज़्यादा हो गया है कि हम केवल एक क्लिक पर, एक बटन से ही सब कुछ जान सकते हैं। तो आपका प्रश्न कई बार आ जाता है, इसमें इंटरनेट पत्रकारिता के इतिहास पर टिप्पणी लिखिए, तो पूछा जा सकता है। आगे है भारत में इंटरनेट पत्रकारिता, कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, वहाँ पर कौन सा दौर चल रहा है।
तो पहला तो 1993 में ही माना जाता है, दूसरा 2003 से शुरू हुआ। शुरू में तो हमारे देश में भी बहुत से प्रयोग हुए थे। .com आया था, उसके बाद आया टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ये पत्रकारिता की दृष्टि से, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पायनियर और एनडीटीवी, IBN, जी न्यूज़, आज तक, आउटलुक की साइटें, ये सब की साइट्स भी बन चुकी है। ये नहीं है कि अखबार अगर हमारे दरवाजे पर आ रहा है तो उसी अखबार को हम इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं। जी न्यूज़ चैनल हम टीवी पर देख रहे हैं और सभी न्यूज़ चैनल्स की न्यूज़ हम अपने इंटरनेट के द्वारा भी देख सकते हैं। तो इनकी साइट्स बनी हुई हैं। लेकिन भारत में अगर कोई वेब अगर अच्छी प्रकार से पत्रकारिता कर रहा है तो वो है rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन और सीफी जैसी कुछ साइटें। तो ये ऐसी साइटें हैं जो रियल में वेब पत्रकारिता कर रही हैं। तो रेडिफ को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। तो ये सब चीज़ों के नाम याद रखने हैं। तो आपसे प्रश्नों में पूछ लिए जाते हैं या भारत में इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में बताइए, तो इस तरह से प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। आगे है हिंदी नेट संसार। तो हिंदी नेट संसार क्या है? अब हिंदी में की नेट पत्रकारिता बहुत से हिंदी में भी है, ऐसे है वेब दुनिया है, इंदौर के नई दुनिया समूह से शुरू हुआ। यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। इसके साथ ही हिंदी के अखबारों ने भी विश्व जाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स, प्रभात खबर, राष्ट्रीय सहारा, ये वेब संस्करण शुरू हुए इनके। प्रभा साक्षी नाम से शुरू हुए अखबार प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। यानी कई ऐसे अखबार भी है जो केवल इंटरनेट पर मिलेंगे, प्रिंटेड होते ही नहीं है, वो छपते ही नहीं हैं, ऐसे भी अखबार हैं। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट BBC की है। यही एक साइट है जो इंटरनेट के मानदंडों के हिसाब से चल रही है। वेब दुनिया ने शुरू में काफ़ी आशाएं जगाई थी, लेकिन धीरे धीरे स्टाफ और साइट की अपडेटिंग में कटौती की जाने लगी, जिससे पत्रकारिता की वह ताजगी जाती रही जो शुरू में नज़र आती थी। हिंदी वेब जगत का एक अच्छा पहलू यह भी है कि इसमें कई साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं। अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय आदि अच्छा काम कर रही हैं। यही नहीं, सरकार, तमाम मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम और बैंकों ने भी अपने हिंदी अनुभाग शुरू किए हैं, जो भले ही आज तकनीकी उपेक्षा के शिकार हैं, लेकिन उनका डाटाबेस तो तैयार हो ही रहा है। अंततः ये सब मिलकर हिंदी की ऑनलाइन पत्रकारिता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। अब कुल मिलाकर हिंदी की वेब पत्रकारिता अभी अपने शैशव काल में है। शैशव काल में यानी कि शुरुआत में ही है अभी तो। सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फॉन्ट की है। अभी भी हमारे पास कोई एक कीबोर्ड नहीं है। डायनेमिक फॉन्ट की अनुपलब्धता के कारण हिंदी की ज़्यादातर साइटें खुलती ही नहीं। और अब माइक्रोसॉफ्ट और वेब दुनिया ने यूनिकोड फॉन्ट बनाए हैं, लेकिन ये भी खास लोकप्रिय नहीं हो पा रहे। हिंदी जगत जब तक हिंदी के बेलगाम फॉन्ट संसार का नियंत्रण नहीं लगाएगा और कीबोर्ड का मानकीकरण नहीं करेगा, तब तक यह समस्या बनी रहेगी, क्योंकि अभी तक हिंदी का कीबोर्ड तो है ही नहीं। तो ये भी समस्या है हमारे सामने। कुछ हिंदी पत्रकारिता अभी ज़्यादा उसको नहीं हो पा रही है, हिंदी वेब पत्रकारिता, तो उसके लिए बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो वो होने ज़रूरी हैं। अब नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं वो आप देखिए। पाठ से संवाद, इसमें 4 ऑप्शन हैं, कौन सा सही होगा वो हमने बताना है। सबसे पहला, इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय है। क्यों लोकप्रिय है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें दृश्य और प्रिंट दोनों माध्यमों का लाभ मिलता है। इससे खबरें बहुत तीव्र गति से पहुंचाई जाती हैं। इससे खबरों की पुष्टि तत्काल होती है। इससे न केवल खबरों का संप्रेषण, पुष्टि, सत्यापन होता है, बल्कि खबरों के बैकग्राउंडर तैयार में तत्काल सहायता मिलती है। यानी कि 4th ऑप्शन सही है। उसके बाद है टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? विजुअल, नेट, बाइट या उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या आएगा? उपयुक्त सभी। विजुअल भी यानी कि हमें
दृश्य भी देखने हैं, नेट से भी देखना है, बाइट यानी लोगों के द्वारा कही गई बातें भी हैं वहाँ घटनास्थल से, तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए, यानी कि आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो या समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके, या आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ सटीक मुहावरों का इस्तेमाल हो, या सामासिक और तत्सम शब्दों की वो होनी चाहिए जिसमें आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ सटीक मुहावरों का भी इस्तेमाल हो। उसके बाद है विभिन्न जनसंचार माध्यमों में प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट से जुड़ी 5 खूबियों और खामियों के। तो सबसे पहले प्रिंट माध्यम की खूबियाँ और खामियाँ हम पढ़ ही चुके हैं। विशेषताएं क्या है, कमियाँ क्या है, यानी कि प्रिंट माध्यम में खूबियाँ क्या है, विशेषताएं क्या है। एक तो हम इसको आराम से पढ़ सकते हैं, जब जी चाहे रोक कर पढ़ सकते हैं। उसके बाद पढ़ते हुए भी अगर हमारे मन में कोई विचार आए खबर से संबंधित तो उसके बारे में हम सोच भी सकते हैं। जितनी बार चाहे उतनी बार पढ़ सकते हैं। और इसमें जो भाषा है शुद्ध भाषा होती है। लिखित भाषा की जो सारी विशेषताएं हैं इसमें मिलेंगी हमें। और जो छपे हुए शब्द हैं वो स्थायी भी होते हैं, उनको स्थायी तौर पर सुरक्षित रखा जा सकता है। अब है खामियां, कमियां क्या है। अब अखबार अनपढ़ लोग तो पढ़ नहीं सकते, तो केवल पढ़े लिखे लोग ही पढ़ पाते हैं। और अगर हमें अखबार पढ़ना है या लेखन कार्य करने वालों के लिए उसमें शैक्षिक ज्ञान होना ज़रूरी है, शिक्षित होना ज़रूरी है, तभी कोई लेखन कार्य कर सकता है, अखबार में लिख सकता है। और इसमें जो तुरंत है ब्रेकिंग न्यूज़ है वो प्रस्तुत नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें ये तो समय से छपता है और इसमें स्पेस रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, स्पेस का ध्यान। और इसमें जो गलतियां होती हैं पहले उनको सुधारना पड़ता है, तभी उसको प्रकाशन के लिए दिया जाता है। अब रेडियो की क्या क्या विशेषताएं हैं, पहले खूबियाँ पढ़ेंगे हम। एक तो ये श्रव्य माध्यम भी है, अखबार में तो केवल पढ़ सकते हैं हम, लेकिन ये श्रव्य माध्यम है। इसमें सुनने वालों के लिए, खबर सुनने वालों के लिए, रेडियो सुनने वालों के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, अनपढ़ भी सुन सकते हैं। और इसमें जो अरुचिकर कार्य है, कोई पसंद नहीं आया, कोई कार्यक्रम या कोई भ्रामक है पसंद नहीं आ रहा, तो रेडियो को तुरंत बंद किया जा सकता है, तो उस कार्यक्रम को बंद कर सकते हैं। और इसमें शब्द हैं, जैसे कुछ बोला जा रहा है तो पीछे से हल्का हल्का संगीत भी दिया जा सकता है, और हम इसको कहीं भी बैठ कर इस तरह से सुन सकते हैं। और इसकी कमियां हैं, खामियां हैं, वो क्या है। अगर कोई भी कार्यक्रम हम सुन रहे हैं रेडियो पर तो शुरू से सुनना पड़ेगा हमें, और वो लगातार उस पर चलता ही रहेगा, उसको हम रोक नहीं सकते। इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम डिक्शनरी से उसके बारे में जान नहीं सकते। इसी प्रकार कोई भी प्रोग्राम आने का समय निश्चित होता है तो उसी समय पर वो देखना पड़ता है, अलग समय पर नहीं देख सकते। इसी प्रकार कार्यक्रमों के दौरान हमें बीच में उठ बैठ कहीं जा नहीं सकते, नहीं तो वो कार्यक्रम बीच में रह जाता है और वो कार्यक्रम दोबारा नहीं आता तो उसको दोबारा नहीं सुन सकते। अब है टेलीविज़न की खूबियाँ और खामियाँ। टेलीविज़न क्या है, दृश्य श्रव्य दोनों है, तो देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं, और कम शब्दों के द्वारा अधिक दिखाया जाता है क्योंकि इसमें दृश्य भी दिखाए जाते हैं। और कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ है, घटना घटित हुई है, तुरंत दर्शकों तक पहुंच जाती है। खबर सीधे दर्शक उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और खबर की पुष्टि के लिए, खबर सच्ची है झूठी है तो उसकी भी पुष्टि हो जाती है वहाँ पर घटनास्थल से लाइव प्रसारण, या वहाँ जो है चश्मदीद है उनसे बातचीत करके। और इसकी कमियाँ क्या है, एक ही कार्यक्रम हम बार बार नहीं देख सकते जैसे रेडियो में होता है। समझने के लिए शब्दकोश का प्रयोग नहीं, क्योंकि कार्यक्रम चलता रहता है, बीच में नहीं कर सकते। और विभिन्न जो विषय होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उसमें लोगों के मन में एक जिसको हम कहते हैं उत्तेजना वो उत्पन्न होती है। और इसमें कई बार क्या होता है, गलत चीज़ों को दिखाया जाता है, अश्लीलता दिखाई जाती है, तो उसको बढ़ावा मिल रहा है इसमें। इसी प्रकार इस तरह की चीज़ें जब बच्चे देखते हैं तो बच्चों की बुद्धि है वो अपरिपक्व होती है, कच्ची बुद्धि वाले होते हैं, तो बुद्धि पर, बच्चों के दिमाग पर असर भी पड़ सकता है। अब है चौथा जनसंचार माध्यम इंटरनेट। इसकी क्या खूबियाँ हैं, हमारा मनोरंजन होता है, इससे ज्ञान में वृद्धि होती है और
हम एक ही बटन से यानी कि एक क्लिक के द्वारा एक ही जगह पर बैठकर हम कहीं भी विश्व में, दुनिया में कहीं के बारे में भी जान सकते हैं। और ये एक साधन और औजार दोनों का ही काम करता है। और रिपोर्ट की जो सच्चाई है उसकी पुष्टि है वो भी की जा सकती है। और इसकी कोई भी पृष्ठभूमि ढूंढी जा सकती है, यानी कोई भी समाचार है, कुछ भी है, उसके बारे में हमें सच्चाई जाननी है, उसके बारे में सही है नहीं है, सब कुछ जान सकते हैं हम। अब इसकी कमियां क्या है? एक तो इससे क्या है, आदत बन जाती है उसकी, यानी कि अगर उसके आदी हो जाए तो हम उसके आदी ही हो जाते हैं, उसके बिना काम ही नहीं चलता, तो ये आदत पड़ जाती है हमें इसकी। फिर है इसमें भी अश्लीलता वगैरह होती है तो उसको बढ़ावा मिलता है। और बच्चे हैं हमेशा इंटरनेट के साथ, नेट में लगे रहते हैं, जिससे कि बच्चों का विकास नहीं हो पाता, वो खेल कूद से दूर हो जाते हैं। और इसी प्रकार बहुत महंगा भी है और इससे फिजूल खर्ची, अपव्यय है वो भी होता है। तो ये है इसकी कमियां। तो आपको ये सारे अच्छी प्रकार से समझ आ गए होंगे। तो ये आप सभी प्रश्न अच्छी प्रकार से कर लेंगे। इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़ना है ताकि कोई दिक्कत ना आए आपको।